अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया। आज के टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है, ये भी PSIR से रिलेटेड टॉपिक है, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको समय समय पर कहा था, जो पुराने स्टूडेंट थे जैसे कि जब महिपाल और ये अभिषेक राजन मिश्रा, ये सब एक ही बैच के, एक ही बैच में एक ही समय इन लोगों ने एडमिशन लिया था लगभग। अनुष्का थोड़ी सी लेट आई थी, क्या कहते हैं, अनिल, है ना, ये सब लोग यहाँ बैठते थे चारों पांचों, और जय हिंद, ये सब 5 6 7 बच्चे जो है एक साथ, और फिर धीरे धीरे। और मैंने आपको टाइम टू टाइम कहा था कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको राजनीति विज्ञान की ओवरलैपिंग मिलेगी। अब आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर मिल रही कि नहीं मिल रही है? क्या मैं झूठ बोल रहा था क्या? क्यों अनु, आपको तो नहीं लगता ऐसा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, क्यों विकास? विकास को तो पता ही था, खैर, है कि नहीं? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखते जाना। और तुम लोग जो है ऑप्शनल PSIR वाले, उम्मीद है कि इन टॉपिक्स में मुझे निराश नहीं करोगे। करवाए हुआ सब है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाती? कई बार रिवीजन नहीं हो पाता ना, तो वो काम भी शुरू करवा देंगे आपको। अगर एक मैं कहूं कि मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालेंगे और फाइनल IAS बनेंगे, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि सर आपने बहुत गलत लक्ष्य बना लिया हमारे लिए, आप हमें नहीं जानते। हाँ, मैं जानता हूं तेरी नजर में मैं कुछ नहीं, पर मेरी कदर तू उससे पूछ जिनके मैंने पैसे देने हैं, ठीक है। कोई मेरे को याद नहीं करता, वही याद करता है सुबह सुबह उठते ही, जो मेरे से पैसे मांगता है सीधे मेरे को फोन करता है। मेरी भी ये स्थिति है कि मैं किसी के 10 फोन ना उठाऊं, वो वही है जो मुझे 10 फोन करता है, जो मुझे पैसे के लिए फोन कर रहा है। जिसको ये लगता है कि वो नहीं कर सकता, जोर मारना आप कर सकते हो, 1-2 बार रिजल्ट नहीं आएगा, तीसरी बार जोर मारना, फिर सुबह होगी। बीजेपी भी तो 50 साल संघर्ष करने के बाद सत्ता में आई यार। जी सर, मुझे पहले करंट समझ नहीं आता था बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी गायब नहीं होता। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा ये विश्वास बलवती होता जा रहा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कौन सा? अनुसूचित जाति में जनजाति में शामिल करने की प्रक्रिया। तो अब सीधी सीधी बात यह है कि अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति, ये इनफैक्ट पहले देख लेते हैं जनजाति किसे बोलते हैं, ठीक है। जनजाति भारत के वो नागरिक है जो कि हमारी मुख्य धारा से अलग है, मुख्य भूमि से अलग रहते हैं, वनों में रहने वाले, जिनको कई जगह पे वन पुत्र कहा जाता है। इनका मूल निवास कहाँ है? वनों में। वन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनको वो ये उन्हीं का उपयोग करते हैं, और शेष भूमि से कटे हुए हैं, एक तरह से कटे हुए थे, बदलाव हुआ है लेकिन कटे हुए थे। जल, जंगल और जमीन ये मानते कि हमारी है, वी आर द भूमि पुत्र। इनको क्या लगता है? हम भूमि पुत्र है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ भूमि पुत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। लेकिन इन जनजाति को हमारी मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था है, और वो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा अगर आप किसी को दे दें तो फिर उसके लिए सरकार विशेष क्रियाएं करती है, जिसको आप सकारात्मक क्रियाएं या एफर्मेटिव एक्शंस जैसा कह सकते हो, या यूं कह सकते हैं कि विशेष तरह से उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार काम करती है या ना। अब भारत के अंदर हाल ही में जनजातीय मामले के जो मंत्रालय है उसने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया में संशोधन की जो आवश्यकता है उस पर एक चिंता व्यक्त उन्होंने की है। क्वेश्चन उठता है कि अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जनजाति कौन है, और उसके बाद में आर्टिकल 342(1) भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, वहां पर जो राज्यपाल है या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसकी सलाह पर, उससे परामर्श करके एक सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा किसी जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। अब देखिए किस तरह से ये काम होता है ना। इसकी प्रक्रिया के लिए कौन कौन से मापदंड होते हैं? 1999 में इसकी प्रक्रिया सेट की गई, और वो प्रक्रिया क्या सेट की गई है कि सबसे पहले इस प्रकार का प्रस्ताव
इस प्रकार का प्रस्ताव संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से प्राप्त होता है ना। और यह प्रस्ताव किसको भेजा जाता है? केंद्रीय जनजातीय मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है। मान लो कोई सरकारें से राजस्थान की सरकार वो किसी जनजातीय समुदाय को एसटी का दर्जा दिलवाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो केंद्र के अंदर जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय होगा उसको यह प्रस्ताव भेजेगी। उसके बाद में यह प्रस्ताव भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में भेजा जाता है। यदि रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय इसको मंजूरी देता है तो प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। स्टेप नंबर 1 कौन सा है? ये। स्टेप नंबर 2 कौन सा है? ये। स्टेप नंबर 3 कौन सा है? ये। और स्टेप नंबर 4 कौन सा है? ये। 1965 में एक मापदंड निर्धारित किया गया था, इसका नाम था लोकुर समिति। उसने तय किया था कि इस प्रकार से यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। फिर कुछ मापदंड तय हुए हैं, जैसे कि आदिम लक्षण होने चाहिए जनजाति के अंदर। जनजाति के अंदर क्या होना चाहिए? आदिम लक्षण। आदिम का मतलब वो पुराने लक्षण, और इस पुराने लक्षण के अंदर विशिष्ट संस्कृति। आप लोगों को पता होगा कि जनजातियां जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं से को अपना आराध्य मान लेती है ना। किसी पेड़ की पूजा, पेड़ को पूजा नहीं, पेड़ को देवता मानना। पहाड़, पर्वत, नदियां, प्राकृतिक चीजों की पूजा संस्कृति का एक पार्ट है। प्राकृतिक चीजों का उपयोग भोजन में करना, औषधि के रूप में करना, वो उसका एक पार्ट हो। भौगोलिक अलगाव होना चाहिए। भौगोलिक अलगाव का मतलब मुख्य भूमि से अलग होनी चाहिए, जब भी तो उनको मुख्य धारा में लाने का कार्यक्रम चलाना है। फिर समुदायों के साथ संपर्क की शर्म और पिछड़ापन होना चाहिए, हेजिटेट होनी चाहिए, इंट्रोवर्ट होने चाहिए। इंट्रोवर्ट किसको बोलते हैं भाई? आपको कहते हैं कि भाई सबके साथ शामिल हो, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारी हैसियत नहीं कि हम सबके साथ शामिल हो। कहने का मतलब वो पीछे रहते हैं। जो इतना कह सके कि मेरी हैसियत नहीं, फिर वो इंट्रोवर्ट नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि आओ सबके साथ शामिल हो, और आप बोले कि सर एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं क्लास में योगदान दे सकूं, पार्टिसिपेट कर सकूं, मेरे को बोलना नहीं आता, तो मुझे लगता है आप ही को बोलना आता है। बात समझे कि नहीं? हेजिटेशन का मतलब क्या है? कुछ नहीं कर रहे, बस चुपचाप बैठे हैं, उसको बोलते हैं हेजिटेशन। ये गंभीर बात है, और इसको अगर आपको मुख्य धारा में लाना है तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 341 और 342 के अंदर राष्ट्रपति जी एक अधिसूचना जारी करके इनको क्या कर देते हैं? जनजाति में शामिल कर देते हैं। जनजातियों के लिए हमारे संविधान के अंदर एक विशेष उपबंध भी किए गए हैं। पहला उपबंध क्या है? आर्टिकल 15(4), 16(4), 16(4) ए, 16(4) बी, सार्वजनिक स्थानों पर, शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में इनको रिजर्वेशन दिया गया है। और छठी अनुसूची, 5वीं और छठी अनुसूची जनजातीय मामलों से संबंधित है, जिसमें जनजातियों के हितों को प्रमोट किया गया है। पंचायतों के अंदर इनका रिजर्वेशन है, हमारे देश की संसद में इसका रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये है जिसको कह सकते हैं कि जनजातीय मामलों के का जो विवाद चल रहा है या जो इशू है, समाचार है। अब इसके अंदर कुछ आलोचना की जा रही है। आलोचना की जा रही है, एक सरकारी टास्क फोर्स बनी थी, है ना, आंतरिक टास्क फोर्स, जिसका कहना था कि जनजातीय समुदायों को शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत हटीली है। हटीली का मतलब बड़ी रिजिड है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये बड़ी फ्लेक्सिबल नहीं है। तत्कालीन जनजातीय मामलों के जो सचिव थे ऋषिकेश पांडा, उन्होंने इस समिति में कहा भी था कि जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा बड़ी बोझल है। बोझिल का मतलब काम आप शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है, उस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। इतना डिस्कशंस वगैरह करने की बजाय वास्तविक स्थितियों का जल्दी आकलन किया जाए ताकि इनको जल्दी रेमेडिफाई किया जा सके। सरकार का स्टैंड यह है कि ये जो समिति थी उसने सही बात नहीं कही है। हमारा जो मापदंड है वो मापदंड काफी पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए फुल प्रूफ मानक तैयार करने की जरूरत है। फुल प्रूफ का मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो, एक मापदंड तय कर दो, और फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लार्जर बेंच को भेजते हैं, बड़ी बेंच को, जो वहां पर काम करेगी। अब आधिकारिक तौर पर भारत की जनजातियों की बात करें तो 342 के तहत 705 समूहों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और एसटी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो देश के अंदर 1 करोड़ करीब एसटी पॉपुलेशन ऐसी है जो शहरों के अंदर रह रही है,
ग्रामीण एसटी आबादी की 8.6% जो है वो शहरों में रह रही है और ग्रामीण आबादी कितनी है 11.3%। तो ये एसटी से संबंधित मुद्दे हैं।